अस्सलाम वालेकुम। यार मैं तो आज जल्दी भी चला गया था, देखो आप सारा लेट तो फिर आप लोग ही आते हैं ना। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा, केस 2 से पहले एक सवाल लिखें। ये सवाल किसी केस का नहीं है, बस आपको एक सवाल करा रहा हूं मैं। इस सवाल को मैं ही सॉल्व करूंगा और इससे फिर कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करूंगा। वो हो सकता है मैं उनमें से कोई कंक्लूजन आज यूज कर रहा हूं, कोई किसी अगले चैप्टर में यूज कर रहा हूं। तो केस 1 खत्म है। केस 1 क्या था? किस चीज का केस 1? क्या केसेस कर रहे हैं? किस पे केस कर रहे हैं? हम लोग साल के शुरू में हैं और OAR कैलकुलेट कर रहे हैं, और उसमें केस 1 ये बनाया था कि बिजनेस के प्रोडक्ट तो एक ही है लेकिन डिपार्टमेंट्स ज्यादा हैं। तो अब केस 2 बनाऊंगा कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन उससे पहले, केस 2 बनाने से पहले एक सवाल लिखिए। ये सवाल किसी केस में नहीं है, बस वैसे ही एक सवाल करा रहा हूं। ये वैसा ही एक सवाल है, वैसा ही एक सवाल। न्यूट्रल है ये क्वेश्चन। बजटेड एफओएच। एक सवाल लिखवा रहा हूं, वो सवाल मैं करता हूं बोर्ड पे। उस सवाल से जो भी कुछ सिखाऊंगा उसको फिर मैं आगे कभी ना कभी रेफर कर रहा हूं। बजटेड एफओएच फॉर द ईयर। Budgeted FOH for the year are as follows. Budgeted FOH for the year are as follows. मशीनरी की रिपेयर एंड मेंटेनेंस। मशीनरी की रिपेयर एंड मेंटेनेंस 90,000, 90,000। रेंट एंड रेट्स, रेंट एंड रेट्स 60,000, 60,000। और लाइट एंड हीट, लाइट एंड हीट 40,000, 40,000। पावर, पावर 200,000। और डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन 50,000, 50,000। खर्चे रिपीट कर रहा हूं। मशीनरी की रिपेयर मेंटेनेंस बताई है 90,000, रेंट एंड रेट्स बताए हैं 60,000, लाइट एंड हीट 40,000, पावर 200,000, डेप्रिसिएशन 50,000। बजटेड एफओएच बस यही है। अदर जी, अदर बजटेड इंफॉर्मेशन लिखें। अदर बजटेड इंफॉर्मेशन। अच्छा, अभी जो अदर बजटेड इंफॉर्मेशन है ना, ये मैं लिखवा रहा हूं ऐसे, अंग्रेजी लिखेंगे और उसके आगे प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, यानी इस बिजनेस के दो प्रोडक्ट्स हैं अंग्रेजी, और इन दोनों में लिखाऊंगा। तो अदर बजटेड डाटा। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन 2000 यूनिट्स। जी जी, ए एबीसी में से पहले क्या आता है? ए। अरे वाह, तो ए बताया पहले 2000 यूनिट्स और बी के 3000 यूनिट्स। नहीं सॉरी, 2500 यूनिट्स ए के और 5000 बी के। दोबारा बता रहा हूं, ए की प्रोडक्शन 2500 यूनिट्स और बी की प्रोडक्शन 5000 यूनिट्स। स्पेस यूटिलाइज्ड, स्पेस यूटिलाइज्ड ये फ्लोर एरिया की तरह की चीज है कि टोटल स्पेस में से कितनी यूटिलाइज्ड है प्रोडक्शन ऑफ ए के लिए और कितनी है प्रोडक्शन ऑफ बी के लिए। तो स्पेस यूटिलाइज्ड ए में लिख लें 25%, 25% और बी में 75%। यानी पूरे फैक्ट्री एरिया में से 25% जगह प्रोडक्शन ए की एक्टिविटीज ने घेरी हुई है और 75% जगह प्रोडक्ट बी की एक्टिविटीज ने घेरी हुई है। और लिख लें नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स, नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स 5 लाख 5 लाख दोनों में 500,000।
दोनों में 5-5 लाख रुपए के एसिड्स प्रोडक्शन में एंगेज हैं। और मशीन आवर्स लिखें, मशीन आवर्स 0.8 पर यूनिट, ए में है 0.8 आर पर यूनिट, 0.8 आर पर यूनिट, और प्रोडक्ट बी के लिए है 0.6 आर पर यूनिट, 0.6 आर पर यूनिट। यानी प्रोडक्ट ए का 1 यूनिट बनाने में 0.8 मशीन आर लगता है और प्रोडक्ट बी का 1 यूनिट बनाने में 0.6 मशीन आर लगता है। और ठीक है, बस मुझसे रिक्वायर्ड है, मुझसे पार्ट ए OAR पर यूनिट, दो रिक्वायरमेंट बता रहा हूं। नंबर ए, OAR पर यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट यूजिंग a single factory wide OAR, using a single factory wide OAR per machine hour। पार्ट बी, OAR per unit for each product, after allocating overheads, overheads FOH एक ही बात है, कभी FOH कह रहे होंगे, कभी overheads कह रहे होंगे, between both products using respective bases, इन दोनों का मतलब क्या है मैं सॉल्व करता हूं, समझाता हूं। ये सवाल मैं क्या लिखवा रहा हूं फिर बता देता हूं, जो लोग लेट आए हैं या होश में लेट आए हैं, कि केस 1 हो गया खत्म, मैं बस एक सवाल सॉल्व करा रहा हूं, बस यही एक सवाल है जो मैं सॉल्व करा रहा हूं, फिर इससे 2 बातें कंक्लूड करूंगा, वो फिर मैं आइंदा कहीं यूज करूंगा। अच्छा, एक सवाल पूछा था, एक ये जो रिकॉर्डिंग्स वाले बच्चे हैं उनमें से एक बच्चे ने सवाल पूछा था, तो मुझे लगा बाकियों को भी बताना चाहिए, क्योंकि अक्सर ये बच्चे ये वाला सवाल पूछते हैं, बाकियों से भी शेयर कर लेता हूं। मैंने जब OAR का फार्मूला लिख के दिया था तो उसमें 6 बेसिस यूज की थी, और ये 6 ही बेसिस होती हैं या इसके अलावा और भी हो सकते हैं? नहीं, ये 6 ही बेसिस हैं। चलो अब कह रहा हूं कि 6 ही बेसिस हैं। अब मैंने ये कह दिया कि 6 ही बेसिस हैं। क्या क्या थी? डायरेक्ट लेबर आवर्स, मशीन आवर्स, प्रोडक्शन के यूनिट्स, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और प्राइम कॉस्ट, यही है। अगर ये बस यही 6 ही बेसिस हैं OAR निकालने की, तो हम तो वो फ्लोर एरिया को भी बेस यूज कर रहे हैं और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को भी कर रहे हैं? लेकिन मैंने तो कहा कि 6 ही बेस हैं बस, वो एलोकेशन के लिए बेस 6 थी। ये सवाल समझे सारे मैंने जो कहा है? नहीं समझ आई? मैंने कहा है कि एक बच्चे का सवाल है और आप में से भी किसी बच्चे का हो सकता है ये सवाल, क्योंकि हर क्लास में ये सवाल मुझे सुनने को मिला है कि जो OAR का फार्मूला लिख के दिया था मैंने उसमें 6 बेसिस बताई थी, और तब कहा था नहीं कहा था, अब कह रहा हूं बस ये 6 ही बेसिस हैं, इन्हीं में से कोई एक होती है। तो अगर बस यही 6 बेसिस हैं तो हम जो टेबुलर वर्किंग पिछले 2-3 दिन से कर रहे हैं उसमें तो हम कभी बेसिस फ्लोर एरिया ले रहे होते हैं, कभी हम नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स ले रहे होते हैं, कभी किलोवाट आवर्स ले रहे होते हैं, कभी डायरेक्ट मटेरियल को बेस ले रहे होते हैं। तो मैंने तो कहा था वो 6 बेसिस हैं, फिर ये वाली बेसिस क्यों यूज कर रहे हैं? अच्छा, अगर तो आप सारे लोग जहां बैठे हैं सबको ये बात बिल्कुल क्लियर है तो ठीक है, शाबाश, लेकिन हो सकती है कि किसी को कंफ्यूजन। जब कोई बात करते ना ये काम किस बेस पे करना है, तो बेस तो जस्ट एक कॉमन लफ्ज है इंग्लिश का कि किस बुनियाद पे करना है। जैसे अगर आपने इस क्लास में एंटर होना है तो किस बेस पे एंटर होना है? आप लोग स्टूडेंट हैं मेरी क्लास के, इस बेस पे एंटर हो रहे हैं ना। अच्छा, हम अमूमी तौर पे बात कर रहे होते हैं कि अब कभी डिस्कशन हो रही है, बहस हो रही है कि तुम किस बेस पे बात कर रहे हो, तो आप कहेंगे डायरेक्ट लेबर आवर्स की बेस पे है, क्योंकि सर ने कहा था बस वो 6 बेसिस होती हैं। ऐसे
अच्छा, एक जगह है वहां से एंट्री करते हुए जैसे कोई मॉल है या कोई इस तरह पब्लिक प्लेस है तो जो सिक्योरिटी गेट्स होते हैं, अब उसमें एक फीमेल्स के लिए है, एक जेंट्स के लिए है। तो आप जिस दरवाजे से गुजरेंगे तो किस बेस पे? मशीन आर्ट्स की बेस पे प्राइम कॉस्ट की बेस पे, और जेंडर की बेस पे। जन्नत में किस बेस पे जाना है? प्राइम कॉस्ट की बेस पे, क्योंकि सर ने कहा था कि बस 6 बेसेस होती हैं। तो बेस तो एक इंग्लिश का वर्ड है, वो तो किसी भी काम करने की कोई बुनियाद, कोई तरीका, कोई किसी रेफरेंस से काम हो रहा होता है। तो वर्ड बेस दुनिया में एक ही नहीं काम के लिए होगा। हाँ, जब OAR कैलकुलेट कर रहे हैं तो OAR कैलकुलेट करने के लिए वो 6 बेस हैं, लेकिन जब कोई चीजें बांटनी होंगी कुछ लोगों में तो शायद वो उनकी फाइनेंशियल हालत की बेस पे बांटनी हो, या जैसे अभी भी शायद है आईकैप का वो एंडोमेंट का प्लान होता है जो मेरे ख्याल में नीडी बच्चे हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस होता है शायद, और उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ शायद डॉक्यूमेंट देने होते हैं, कोई पढ़ाई के मार्क्स भी उसमें होने चाहिए। एक मेरे ख्याल में कोई ईदी टैलेंट प्रोग्राम भी होता था। अब इसमें जिन बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी किस बेस पे मिलेगी? डायरेक्ट लेबर आवर्स बेस पे है। तो इसलिए ना ये जो बेस का वर्ड है ये तो किसी भी काम के लिए हो सकता है। तो जब हम लोग टेबल में खर्चे बांट रहे हैं तो तब हम क्या काम कर रहे हैं? खर्चों को बांट रहे हैं डिपार्टमेंट्स में। अब वो खर्चे किस बेस पे बांटने हैं? वो वही था, मशीन आवर्स और फ्लोर एरिया और नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स। लेकिन जब OAR कैलकुलेट करना है तो OAR कैलकुलेट करने के लिए क्या बेस है? वो 6 बेसिस है। तो बेस का वर्ड वही नहीं है सिर्फ जो OAR की 6 बेसिस बताई थी। बेस तो एक जनरल वर्ड है। अच्छा, इसके अलावा ना एक और नसीहत ही है कि वो भी अगेन एक ऑनलाइन वाले बच्चे ने मैसेज करके पूछा था। तो आपको चूंकि एक्सेस, आप सारे स्टूडेंट्स हैं, आप इसमें सब एक दूसरे के साथ कोई ना कोई रूममेट होते हैं, किसी ना किसी तरह सब आपस में कांटेक्ट में होते हैं। तो बल्कि ना मुझे वो अभी जो मैं सिक्योरिटी गेट बता रहा था, मेल्स का अलग और फीमेल्स का अलग, उससे एक बात याद आ गई। मैंने फैमिली के साथ गया एक दफा, बच्चों को दिखाना था ये इधर मंटू पार्क जो है, मीनार पाकिस्तान है, नहीं मीनार पाकिस्तान। अच्छा, अब मीनार पाकिस्तान में जा रहे हैं पार्किंग के लिए, तो उसकी जो मेन एंट्रेंस है तो अब सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी तो उन्होंने कहा जी कि ये जो है आप फैमिली उतारें, ये सिक्योरिटी गेट है, यहाँ से गुजर के जाएंगे आप, फैमिली आप यहीं उतार दें, गाड़ी आप वहां पार्क कर दें। जब बड़ी सिक्योरिटी हो गई है तो बड़ा जबरदस्त स्टेप ले लिया उन्होंने। बहरहाल मेरी फैमिली उतर गई, वो सिक्योरिटी गेट से उतरे, गुजर के आए। मैं उन्होंने कहा जी वहां गाड़ी पार्क कर दें। अब मैंने गाड़ी पार्क कर दी जाके। अब जहां मैंने गाड़ी पार्क की, मैं वहां था जहां मेरी फैमिली सिक्योरिटी गेट से गुजर के आ रही थी। यानी सिक्योरिटी है लेकिन इस चीज का ख्याल ही नहीं रखा कि वो गाड़ियों की जहां पार्किंग भेज रहे हैं वो अंदर है। मतलब सिक्योरिटी जो है वो है सिक्योरिटी, लेकिन गाड़ियों की पार्किंग अंदर है। और और मैं गाड़ी जब पार्क करने गया हूं और मैं देख रहा हूं सिक्योरिटी किधर, तो वो मेरी फैमिली सिक्योरिटी गेट से गुजर के पहुंच रही है और मैं गाड़ी पार्क करने में अंदर हूं मैं। अच्छा जी, वो हाँ मैं बता ही रहा था कि एक बच्चे ने एक मुझसे कागज शेयर किया, उसमें ना एक लिस्ट थी खर्चों की, और उन सब के साथ बेसिस लिखी हुई थी कि ये रेंट वाला खर्चा किस किस बेस पे बांट सकते हैं, ये फलाना खर्चा किस बेस पे बांटना है, फलाना खर्चा किस बेस पे बांटना है। तो बच्चे ने मुझसे पूछा था कि बाकियों से भी शेयर कर लो। तो आप लोग चूंकि एक नेटवर्क होता है, पूरा हॉस्टल में नेटवर्क होगा, कोई और ग्रुप बने होते हैं, तो ये चीजें पहुंच जाती हैं कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स तक। मैं पर्सनली इस लिस्ट को आपको नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप इस तरह की कोई लिस्ट लेके याद करें। जिन टीचर ने भी बनाई होगी फायदा सोच के ही बनाई होगी, लेकिन हर टीचर का अपना एक स्टाइल होता है। तो मैं आपको अभी नहीं कहूंगा कि अगर कोई ऐसी लिस्ट आप तक पहुंचे तो आप याद करें, क्योंकि आपने वो लिस्ट याद कर ली तो पेपर में कोई और नाम आ गया तो फिर क्या करेंगे? अब जब आपने वो लिस्ट याद कर ली तो फिर आप दिमाग अपना अभी से बंद कर लेंगे और आप कहेंगे बस वो लिस्ट याद कर ली, बस काम चल जाएगा, जितने सवाल होते हैं उससे काम चल जाते हैं। तो फिर अगर कोई नई बेस आ गई सवाल में फिर क्या करेंगे आप लोग? तो इसलिए इस तरह की अगर लिस्ट वेस्ट को याद करनी हो तो वो पूरा टॉपिक तैयार करने के बाद जब उसको अच्छी तरह से कॉन्सेप्चुअली प्रैक्टिस कर चुके हों, फिर इस तरह की चीजें कहीं से मिले तो बेशक कर लें, लेकिन अभी चैप्टर के शुरू में प्रैक्टिस करते हुए नहीं। बल्कि अगर कोई करना चाहे भी तो बेशक कोई अपने तौर पे काम ये करे कि जब सारा चैप्टर हो जाए, होमवर्क क्लास वर्क सारे हो जाए, तो अपने तौर पे एक लिस्ट बनाए कि सर मैंने एक लिस्ट बनाई है याद करने के लिए, ठीक है, मुझसे वो प्रूव करा लिया करे। तो इसलिए अगर इस तरह की कोई लिस्ट मिले ना तो पहले मुझसे पूछ लिया करें चीजों के बारे में। अच्छा जी, और क्या करना था? हाँ ठीक है, बस ये बात थी। अब इस सवाल को मैं सॉल्व कर रहा हूं। पार्ट ए समझाता हूं मैं कि क्या लिखी हुई अंग्रेजी। अगर प्रोडक्ट्स ए और बी की छोड़ें बात, और इस सवाल में नहीं प्रोडक्ट ए बी की बात नहीं छोड़े, नहीं OAR पर यूनिट जो कहा है ना उसको रहने दें। अगर अभी डाटा यही है पार्ट ए, OAR पर यूनिट वाली बात अभी रहने देते हैं। अगर इस सवाल में मैं ये पूछूं कि OAR पर मशीन आर बता दें तो क्या करें उसके लिए? OAR पर मशीन आर, फैक्ट्री वाइड OAR पर मशीन आर, तो टोटल बजटेड FOH डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड मशीन आवर्स, तो टोटल
टोटल बजटेड FOH डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड मशीन आवर्स। कितने हैं टोटल बजटेड ओवरहेड्स? सारे FOH दिए हैं, उनको ऐड कर लें। 440,000 डिवाइडेड बाय टोटल मशीन आवर्स कितने? टोटल मशीन आवर्स कितने? जी टोटल मशीन आवर्स कितने? 2500 इंटू 0.8 और B 5000 इंटू 0.6, 2000, 3000, 5000। एक यूनिट का बताया था ना मैंने आपको, तो यूनिट से मल्टीप्लाई कर लें। ये टोटल बजटेड मशीन आवर्स हो गए 5000 और आंसर आ गया ₹88 बस पर मशीन आवर। OAR पर मशीन आवर कैलकुलेट किया है मैंने, टोटल बजटेड FOH डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड मशीन आवर्स, 88 पर मशीन आवर। ओके अच्छा, ये काम पहले भी कर चुके हैं, जब मैंने पहली दफा वो 6 बेसिस के फार्मूले बताए थे, फिर उनको मैंने कैलकुलेट भी करके दिखाया था, बल्कि एक दिन आप होमवर्क करके आए थे, अगले दिन डिस्कस किया था मैंने। फिर मैंने सारे OAR से OAR पर यूनिट बना के दिखाया था कि अगर सब OAR हो और उनसे OAR पर यूनिट बनाना हो, किया था बहरहाल एक काम। 88 पर R है, अगर से OAR पर यूनिट बनाना हो तो क्या करें? इस 88 पर R से अगर OAR पर यूनिट बनाना हो तो क्या करना चाहिए? एक मशीन आर काम होगा तो इतने रुपए खर्च होंगे, तो एक यूनिट बनाने के लिए कितने? ₹88 क्या है? ₹88 पर आर। 0.8 क्या है? तो मल्टीप्लाई करेंगे तो रुपीस पर यूनिट बन जाएगा ना। अगर आप इस तरह कैंसिल ना भी करें, अगर वैसे जबानी भी सोच लें कि एक आर काम होगा तो 88 रुपए का खर्चा है, एक यूनिट बनाने के लिए अगर 10 आर लगने हो तो 88 इंटू 10। एक आर काम होगा तो 88 रुपीस का खर्चा है, एक यूनिट बनाने के लिए 4 आर लगने हो तो 88 इंटू 4। तो इसी तरह से एक आर काम करना हो तो 88 का खर्चा होगा, और एक ए बनाने के लिए 0.8 आर लगता है, तो फिर 0.8 से मल्टीप्लाई, कितना बना? 70.4। और बिल्कुल इसी तरह बी 88 को किससे मल्टीप्लाई करो? 0.6 से, 52.8। अब पार्ट ए की जो रिक्वायरमेंट मैंने बनाई थी उसकी वर्ड दोबारा पढ़ें और देखिए बात समझ आई कि नहीं। OAR per unit using a single factory wide OAR per machine hour। अगर किसी एक OAR से, जो कि OAR पर आर भी हो सकता है, OAR पर लेबर आर भी हो सकता है, 50% ऑफ मटेरियल कॉस्ट भी हो सकता है, 40% ऑफ लेबर कॉस्ट भी हो सकता है, अगर उस OAR को OAR पर यूनिट में बदलना हो तो ऐसे बदल सकते हैं। ये मैंने ना उस सवाल में भी ना बना के दिखाया था, ये पिछले किसी लेक्चर में किया था, कभी घर जाके पढ़ने का दिल हुआ तो आप देख लीजिएगा, वो मैंने उसमें लेक्चर, ये जब अगले दिन डिस्कस किया था वो 18 है। नहीं, मैंने जब उसको डिस्कस, एक तो होमवर्क दिया था ना, तो फिर उसको डिस्कस किया था अगली क्लास में, 18 में डिस्कस किया था। 18 में मैंने ये ना लेक्चर 18 में करके दिया था, अपने रजिस्टर को देख लीजिएगा। तो मैंने ये काम तब सिखाया था, 6 की 6 बेसिस से मैंने अगर OAR पर यूनिट बनाना हो तो वो करके दिखाया था। वो इनफैक्ट यही काम किया था कि अब ये रुपीस पर आर है, इसको पर यूनिट बनाना है, तो एक यूनिट के लिए जितने आर हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दिया। ये एक से दूसरी में शिफ्टिंग ये बहुत ज्यादा है कॉस्ट के अंदर, ये बात समझ आ रही है? पार्ट ए डन। पार्ट बी करता हूं।
कौन सी वाली बात रिपीट कर दूं? 88 भी। ये क्या किया? पर मशीन आवर निकाला है। अगर ये पता है कि एक मशीन आवर काम होगा तो ₹88 ओवरहेड होंगे। एक यूनिट बनाने में अगर 5 मशीन आवर्स लगने हों, यानी लिखा 5, वैसे जबानी बोल रहा हूं, अगर एक यूनिट बनाने में 5 मशीन आवर्स लगने हों तो एक यूनिट बनाने के लिए कितने ओवरहेड लगेंगे? एक मशीन आवर 88 ओवरहेड खर्च होते हैं। ये मतलब है ₹88 पर मशीन आवर का है। ₹88 पर मशीन आवर का मतलब है कि मशीन 1 घंटा रन होगी तो ₹88 ओवरहेड होंगे। अब मैं पूछ रहा हूं कि अगर एक यूनिट बनाने में 5 मशीन आवर्स लगते हों तो एक यूनिट बनाने के लिए कितने ओवरहेड लगेंगे? कैसे करेंगे कैलकुलेट? 5 से मल्टीप्लाई कर देना किसको? 88 को। अब इस सवाल पे आता हूं। एक ए बनाने के लिए 0.8 मशीन आवर लगते हैं, तो एक ए का यूनिट बनाने में कितने रुपए के ओवरहेड लगेंगे? 88 इंटू 0.8। इसी तरह मैंने बी में भी किया। तो अब ये जो बन गया ना 70.4 और 52.8, ये है प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी के OAR पर यूनिट। पार्ट बी कर रहा हूं सॉल्व इसको। पार्ट बी कर रहा हूं। जैसे डिपार्टमेंट्स में बांटते थे ना खर्चे, ऐसे प्रोडक्ट में भी बांट सकते हैं। पार्ट बी में ये करने को कहा है कि खर्चों को एक एक करके ए और बी में बांटें, उसके बाद OAR पर यूनिट निकालें। बांटने का तरीका वही है कि खर्चे को इनमें बांटना किसी ना किसी बेस पे, किसी ना किसी कौन सी बेस पे? डायरेक्ट लेबर आवर, डायरेक्ट क्या क्या खर्चे हैं? रिपेयर मेंटेनेंस है मशीन की, कितना टोटल? 90,000। तो मशीन की रिपेयर मेंटेनेंस है, अवेलेबल में से बेस्ट क्या बेस लगेगी? मशीन की रिपेयर मेंटेनेंस, मशीन आवर्स, यही मशीन आवर्स, यही वाले ना मशीन आवर्स ही हैं। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की बेस पे कर लें कि जिस प्रोडक्ट के यूनिट्स ज्यादा बनेंगे तो उसकी मशीन की मेंटेनेंस भी ज्यादा होगी। ये भी हो सकता है। देखें, जब ना हमने अवेलेबल में से बेस लेनी है तो बेस्ट, जैसे किसी सवाल के अंदर पावर को बांटते हुए मशीन आवर्स ले रहे हैं, लेकिन अगर उस सवाल में किलोवाट आवर्स भी दिए हुए हैं, फिर मशीन आवर्स लेना ठीक नहीं है, क्योंकि किलोवाट आवर्स तो बता दिया कि कितनी बिजली कंज्यूम हुई है। इसी तरह से अगर एक यूनिट नहीं, अगर प्रोडक्ट ए की जो मशीन है, प्रोडक्ट ए, उससे 1 घंटे में 100 यूनिट्स बनते हैं और प्रोडक्ट बी की मशीन 15 घंटे में 100 यूनिट्स बना रही है, तो दोनों की मेंटेनेंस सेम होनी चाहिए। तो इसका मतलब यूनिट्स के साथ ज्यादा बेहतर रिलेशन बन रहा है या कितनी देर मशीन चल रही है, तो इसलिए मशीन आवर्स ज्यादा बेहतर है। किसका? जी जी, हाँ हाँ, आवर्स भी किया था। नहीं, वो मैंने इसलिए बताया था क्योंकि उसमें फिर मजीद इंफॉर्मेशन थी कि एक मशीन ज्यादा फ्यूल लेगी, दूसरी कम लेगी, वो एडिशन इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी। तो मैंने ये बात जस्टिफाई की थी कि अब आप सिर्फ सादे मशीन आवर्स नहीं ले सकते, क्योंकि एक की फ्यूल कंजम्पशन दूसरे से डिफरेंट है। ये बताने के लिए मैंने कहा था कि अब नहीं सही मशीन आवर्स, वरना जिस सवाल में फ्यूल वाली बात ना की होती उसमें ले लेते ना मशीन आवर्स। तो इसलिए अब आप यूनिट्स के लिए भी कर, यूनिट्स अब आप कहें जी मैं 2,500 और 5,000 में बांटना है, ठीक है, ये भी ठीक है। ज्यादा बेहतर मशीन आवर्स है, मशीन की मेंटेनेंस से लिंक या नंबर ऑफ यूनिट्स कितने बन रहे हैं, ज्यादा बेहतर मशीन आवर्स है, इसलिए मशीन आवर्स, मशीन आवर्स की रेशो में बांटिए। अच्छा, जितने सवाल कर लिए हैं, आगे भी खैर 2-4 सवाल करने ही है, और इनमें से कोई भी खर्चा बांटते हुए जब मैं कोई बेस ले रहा होता हूं कि ये ज्यादा बेहतर है, उसमें किसी से आप कन्विंस नहीं होते तो बेटा पूछा करें, मैं फिर डिस्कशन होगी तो बातें समझ आएंगी ना। अभी तक जितनी भी बेसिस की हैं उनमें अगर किसी में कंफ्यूजन हो, एतराज हो, आपको लगे नहीं ये ज्यादा बेहतर है, तो पूछा करिए मुझसे जी। हाँ, एडिशन इंफॉर्मेशन में क्या है? हाँ,
पूछ क्या रहे हो? ये वाला पूछ रहे हो, पावर पूछ रहे हो, फ्यूल पूछ रहे हो? वही क्या? वही क्या? वही कोई एक मिसाल लेके पूछ लेते ना आप। पावर पूछ रहे हैं मुझसे क्योंकि आपने किलोवाट आवर्स कहा ना, तो मुझे लग रहा है पावर पूछना चाह रहे हैं। चले, पावर को बांटना है और सवाल में किलोवाट आवर्स हैं। अब आप क्या कह रहे हैं? और क्या है? कौन से आवर्स? ठीक है, जब किलोवाट आवर्स बता दिए, अरे किलोवाट आवर्स ही वो हैं जो बिजली कंज्यूम हो रही है, तो फिर वो ये क्यों कहेगा कि एक मशीन, फलानी मशीन उससे ज्यादा बिजली कंज्यूम कर रही होती है? किलोवाट आवर्स वो बिजली है जो कंज्यूम हो रही है। तो आप कह रहे हैं किलोवाट आवर्स बता दिए, तो जब बता ही दिए तो फिर ये थोड़ी लिखा होगा कि मशीन ए जो है वो मशीन बी से 50% ज्यादा बिजली कंज्यूम करती है। ये बता के क्या फायदा? पावर को बांटना है, पावर को बांटना है और सवाल में किलोवाट आवर्स हैं। अब मजीद क्या चीज है जो आप कह रहे हैं इसमें होती तो क्या करते? अच्छा चलो भाई, 36। अगला खर्चा जी, रेंट एंड रेट्स। रेंट एंड रेट्स कहां से आया? इस 90 को इस रेशियो में बांटना है। 2000 और 3000 की रेशियो में बांटा है। 2000 और 3000 कहां से आए? रेंट रेट्स कितना है? 60,000। रेंट रेट्स को किस बेस पे बांटे? स्पेस यूटिलाइज। ये स्पेस यूटिलाइज फ्लोर एरिया एक ही चीज है। स्पेस यूटिलाइज्ड 15,000 और 45,000। और लाइट एंड हीट, ये है पंखे लाइटें। ये किस बेस पे? ये भी इसी की बेस पे। 40,000, 10 और 30। और क्या है? पावर। अब अवेलेबल में से क्या बेस्ट है? मशीन आवर्स। जी जी, स्पेस यूटिलाइज्ड, लाइट एंड हीट फ्लोर एरिया पे बांटते हैं ना, पंखे लाइटें हैं ये, तो स्पेस यूटिलाइज्ड फ्लोर एरिया एक ही बात है, तो ये स्पेस यूटिलाइज्ड है। है 80,000 और 120,000। और डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन किस बेस पे बेस्ट लग रहा है? नेट बुक वैल्यू, जो कि दोनों की 5-5 लाख है, तो 25 16। मेरा नहीं ख्याल, सुबह तो उतना नहीं था। 166 ही है, फिर सुबह उन्होंने गलत बताया जी। 166 है, 166 और यहाँ 274। ये अभी इस वक्त क्या हुआ है? ओवरहेड्स को सबको एक एक करके ए और बी में बांट दिया है। रिक्वायर्ड क्या है? OAR पर यूनिट। तो OAR पर यूनिट कैसे बना है? यूनिट से डिवाइड करते हैं, बांट लिया ना। ओ ए का अपना न्यूमरेटर बन गया, बी का अपना बन गया न्यूमरेटर। अब इसके यूनिट्स 2500 और 5000, तो OAR पर यूनिट बन जाएगा 66.4, 54.80। ये OAR पर यूनिट निकाल लिया है दोनों प्रोडक्ट्स का एक एक करके। जी हाथ उठा नजर आया था भाई। कुछ तो है। हाँ, डेप्रिसिएशन है ना ये? नहीं 5 लाख तो बुक वैल्यू है ना, तो 50,000 डेप्रिसिएशन। सारे खर्चों को एक एक करके डिफरेंट बेस पे पहले प्रोडक्ट्स में बांटा, और फिर क्या करूं? नीचे टेस्ट दिया
ये आपको मैं उस पास अगर ले लीजिएगा अभी। शुक्रिया। टोटल सब खर्चे एक एक करके यहां बांट लिए और अब सारे ओवरहेड्स ए और बी में अलग अलग आ चुके हुए हैं। अब उसको फिर OAR पर यूनिट निकालना है, तो यूनिट से डिवाइड और OAR पर यूनिट है। इन दोनों पार्ट्स में जो कैलकुलेशंस की हैं, कैसे कैसे की हैं, इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लें। ये मैंने सवाल क्यों करवाया है, बस एक सवाल करवाया है, इसका मैंने आगे करना है यूज कहीं। अभी ये कोई केस वन नहीं किया मैंने, बस वैसे ही एक अलग सा सवाल था। बल्कि ये जो मैंने सामने किया ना, ये मैंने अगला चैप्टर करा दिया है। अगले चैप्टर में मैं कहूंगा कि वो वाला जो सवाल था ना, वो ये था असली। इन दोनों पार्ट्स में जो कैलकुलेशन में पूछना है बेटा पूछिए, फिर वो फीडबैक वालों ने भी आ जाना, पूछें जल्दी। दोबारा नहीं, FR2 में आए थे, अब कॉस्ट में आना है? नहीं, ज्यादा FR1 वाले। इन दोनों पार्ट्स की कैलकुलेशन में कुछ पूछना है तो पूछें। नहीं। अच्छा, अब इनसे ना मैं दो कंक्लूजन्स बना रहा हूं जो आपको आगे मैं रेफर करूंगा। एक तो यही जो सामने किया कि ओवरहेड्स को एक एक करके प्रोडक्ट्स में बांटा जा सकता है, फिर उस टोटल ओवरहेड्स से OAR पर यूनिट निकाला जा सकता है। यह भी हो सकता है। पार्ट बी, इसमें जो किया है उसका कंक्लूजन ये, जो मैं अगले चैप्टर में जाके रेफर करूंगा, कि जितने ओवरहेड्स हैं हर एक को अलग अलग किसी ना किसी जरिए से प्रोडक्ट्स में बांट रहे, और अब हर प्रोडक्ट में जब सारे ओवरहेड्स बांट गए तो फिर हर प्रोडक्ट का पर यूनिट OAR निकल सकता है। एक तो ये इस सवाल से लिंक करना है जो मैं आगे यूज करूंगा। दूसरी बात पार्ट ए से निकाल के मैं बताने लगा। पार्ट ए का आंसर, ए का कितना आया 70.4 और बी का 52.8। ये डिफरेंट क्यों है? ये दोनों एक फ्रेम में आ रहे हैं, ये और ये नीला नीला जो लिखा हुआ, ठीक है जी। ये ए और बी का OAR पर यूनिट और ये OAR पर यूनिट डिफरेंट क्यों आ रहे? वो रेक्टिफाइड किया था तो जाहिर है दो पार्ट अलग अलग बनाए हैं, और तो आना तो अलग ही है, लेकिन क्यों, पीछे क्या कहानी जुड़ी है जिस सही है। अच्छा चले, ये सही कह रहे होंगे जो भी दो तीन लोगों ने कहा है, मुझे उम्मीद है सही कह रहे हैं। एक पार्ट ए के डाटा से मैं काम करके दिखाता हूं। ये असल में मैं एक कंक्लूजन बना रहा हूं जिसको मैंने भी यूज करना है केस 2 में। अभी केस 2 में यूज करना है। टोटल ओवरहेड्स कितने? 440,000। अगर आप इन टोटल ओवरहेड्स को यानी सारे के सारे को इकट्ठे ए और बी में बांट दें, मशीन आवर्स की रेशो में बांटिए। मशीन आवर्स भाई 2000 और 3000, 176,000 और ये 264। अच्छा वो मुझे ये फिगर याद पड़ी थी, ठीक है ठीक है। अब इसको पर यूनिट बनाना है तो 2500 डिवाइडेड बाय 5000, तो इसका पर यूनिट क्या बन गया 70.4, और इसका क्या बन गया पॉइंट। तो जो पार्ट ए में हमने एक पर आर निकाला, सबको पर मशीन आर, फिर उससे ए और बी बनाया, तो अंदर की बात यह है कि हुआ ये असल में कि हमने सारे के सारे ओवरहेड्स को मशीन आवर्स की रेशो में बांट दिया। अगर आप इन सबको एक एक करके मशीन आवर की रेशो में बांटेंगे ना तो यही आएगा। देखें टोटल सारे के सारे इकट्ठे करके मशीन आवर्स की रेशो में बांट दिए, तो ये आंसर है। यहां पर क्या किया, हर खर्चे को अलग अलग बांटा, तो उसकी वजह से आंसर डेफिनेटली चेंज आएगा। ये अगले चैप्टर में करेंगे हम, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग।
ये है जो हम इस चैप्टर में काम कर रहे हैं। इस चैप्टर में ये काम नहीं है, क्योंकि अभी एक फ्लो में चल रहे थे, इसलिए मैंने बस एक सवाल बीच में सॉल्व करवाया आपसे, वरना असल में मैंने आपको ये झलकियां दिखा दी हैं अगले चैप्टर की। वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो इन दोनों में फर्क इसलिए आया कि यहां पर हर खर्चा डिफरेंट डिफरेंट बेस से बांटा, जबकि OAR पर मशीन आर यूज कर लेना इनफैक्ट ये है, ये क्या ये कि सारे ओवरहेड्स को प्रोडक्ट्स में मशीन आवर्स की रेशो में बांट दिया, सारे ओवरहेड्स को, और फिर पर यूनिट निकाला, तो वो यही आंसर आ रहा है। यानी अगर हम, अब इससे कंक्लूजन क्या है जो मैंने आगे केस 2 में रिलेट करनी है, कि एक डिपार्टमेंट या किसी फैक्ट्री के टोटल ओवरहेड्स को किसी भी रेशो में प्रोडक्ट्स में बांट दें, फिर OAR पर यूनिट निकाला जा सकता है। ये बात लिख लेना, मैं दोबारा बता रहा हूं। पार्ट ए से देखें, मैंने पार्ट बी से आपको ये कंक्लूड करके दिया है जो मैंने अगले चैप्टर में यूज करना है, कि हर खर्चे को अलग अलग बेसिस से प्रोडक्ट्स में बांटा और फिर हर प्रोडक्ट का ओवरहेड पर यूनिट निकाल लिया। और इस पार्ट ए से, ये जो यहां सामने किया, इससे मैं ये कंक्लूड करके दे रहा हूं कि एक टोटल ऑफ सम डिपार्टमेंट और सम फैक्ट्री, उसको किसी एक रेशो में, वो मशीन आवर्स भी हो सकती है, वो लेबर आवर्स भी हो सकता है, किसी एक रेशो में प्रोडक्ट्स में बांटे और फिर हर प्रोडक्ट का OAR पर यूनिट निकालें, तो ऐसे भी पर यूनिट निकल सकता है। दोबारा, इस सवाल से मैं ये कंक्लूड कर रहा हूं, ये काम आपको मैंने सिखा दिया इस पार्ट ए के सॉल्व करने की इस डिस्कशन से, कि हम टोटल ऑफ सम डिपार्टमेंट या पूरी फैक्ट्री, मतलब कभी भी हम कोई टोटल लेके उसको प्रोडक्ट्स में बांट दें, उस टोटल को किसी रेशो में, तो फिर अब हर उस प्रोडक्ट का OAR पर यूनिट निकाल सकते हैं। कैसे? उसके यूनिट से डिवाइड करके। फिर बता रहा हूं कि टोटल ओवरहेड्स, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट के टोटल हो, चाहे वो पूरी फैक्ट्री के टोटल हो, ऐसा भी किया जा सकता है कि उन ग्रैंड टोटल ओवरहेड्स को किसी एक फैक्टर की रेशो में प्रोडक्ट्स में बांट दें, और फिर अब हर प्रोडक्ट में बंट गया ना, तो अब उससे आगे OAR पर यूनिट बन सकता है हर प्रोडक्ट में। जो ये डिस्कशन है इसको नोट करें, और जो ये किया हुआ है उसको कुछ उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी, सराइकी, पश्तो जो भी है उसमें कुछ ना कुछ 2-4 लाइनें इसकी शान में लिख लें कि ये क्या किया है। नहीं, इस सवाल में मैंने मशीन आवर्स दिए थे, लेबर आवर्स भी हो सकते थे, प्रोडक्शन यूनिट्स भी हो सकते थे, किसी भी एक कॉमन फैक्टर की रेशो में बांटना है। तो ऐसा हो सकता है कि एक ग्रैंड टोटल ऑफ ओवरहेड, जो कि किसी एक PD के भी हो सकते हैं, पूरी फैक्ट्री की भी टोटल हो सकते हैं, उनको किसी भी फैक्टर की रेशो में प्रोडक्ट्स में बांट के अब उस हर प्रोडक्ट का OAR पर यूनिट निकाला जा सकता है। ये मैंने इससे डिस्कशन कंक्लूड की है, और ये मैंने इनफैक्ट अगले चैप्टर की डिस्कशन शुरू कर दी, जो मैं वहां जाकर दोबारा रेफर कर दूंगा, कि हर खर्चे को अलग अलग बेसिस पे प्रोडक्ट्स में बांटें, उसके बाद OAR पर यूनिट निकालें। तो ये जो हमने ओवरहेड वाला चैप्टर पढ़ा है वो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, और जो अगला चैप्टर पढ़ाना है वो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। नहीं, प्रोडक्ट में तो नहीं बांटते थे, तो डिपार्टमेंट में बांटते थे। तो केस 1 मैंने ये बनाया हुआ था, अब तक जो हम कर रहे थे कि एक प्रोडक्ट था बिजनेस का। अब केस 2, ये पहले नोट हो जाए तो फिर हटाना कैमरा। किसका केस 1, किसका केस 2, किस पे केस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम? ये क्या केस 1, क्या केस 2? हम लोग साल के शुरू में खड़े हैं और OAR कैलकुलेट कर रहे हैं। तो केस 1 मैंने बनाया था कि बिजनेस का एक ही प्रोडक्ट है, अब मैं बना रहा हूं कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स। अच्छा, इसमें एक असूली बात तो ये है इसमें कि जब सिंगल प्रोडक्ट था ना, तो उसमें हम सवालों के अंदर हर PD का अलग अलग OAR निकाल रहे थे, क्योंकि प्रोडक्ट एक ही था। अब जब प्रोडक्ट एक से ज्यादा है ना, तो हमने अल्टीमेटली यहां पहुंचना होगा कि हम OAR पर यूनिट, यानी OAR पर यूनिट ही कैलकुलेट करेंगे फॉर ईच प्रोडक्ट। मल्टीपल प्रोडक्ट आ जाने से अब फर्क ये पड़ेगा कि अल्टीमेटली OAR पर यूनिट ही करना है कैलकुलेट, पर आर नहीं, पर यूनिट, हर प्रोडक्ट का अलग अलग। तो इस केस में असूली बात तो ये है। अब ये कैसे करना है वो मैं आपको एक डायग्राम से बताता हूं, उम्मीद है आ जाएगी समझ। ये नोटेड? चलें अब इस शीट पे कर लो यार।
अच्छा, ये काम कैसे करना है वो देखें, मुझे उम्मीद है आ जाएगी समझ ऐसे। अगर नहीं समझ आई तो होमवर्क का सवाल करेंगे तो आ जाएगी। क्या समझ आया? शाबाश, जबरदस्त। देखें, कल तक ना हम ये काम कर रहे थे, पीडीज, एसडीज, प्राइमरी अपॉर्चनमेंट, फिर एसडी को शिफ्ट करके पीडी में, और अब ये सारे ओवरहेड्स पीडी में आ गए। फिर हम यहां से हर पीडी का ओआर बना रहे थे। अब इसमें यहां पर ये ओआर नहीं बनाना, इस पीडी के टोटल को ए बी में बांटना है, इस पीडी के टोटल को ए और बी में बांटना है, यानी ये। अब अगर पीडी 1 ये 440 था तो बांट के ये 176 हो गया और ये 264 हो गया, और ये यहां आ गया। पीडी 2 वाला एन टोटल लेट से 5 लाख था, फिर ए और बी में बांटा, लेट से 2 लाख और 3 लाख आ गया, ये 2 लाख, ये 3 लाख। अब ए के टोटल उसके यूनिट से डिवाइड, ओआर पर यूनिट, बी के टोटल जो पीडी 1 पीडी 2 से बटे हैं यूनिट से डिवाइड और ओआर पर यूनिट। ये केस 2 है। अगेन चलें सवाल लिखें फिर, समझ आ गई? चलें सवाल लिखें फिर। सवाल लिखिए, होमवर्क है। अच्छा, वो सवाल लिख लेना, फिर वो फीडबैक लेने आ जाएंगे तो ये तो लिखा ही होगा ना, नोट कर लीजिएगा। सवाल लिख लें, होमवर्क लिखवा रहा हूं। टोटल बजटेड एफओएच, टोटल बजटेड एफओएच, सवाल लिखवा रहा हूं, होमवर्क है। टोटल बजटेड एफओएच आफ्टर प्राइमरी अपॉर्चनमेंट, total budgeted FOH after primary apportionment are as follows. Total budgeted FOH after primary apportionment are as follows. PD1 7,700,000, PD2 9,900,000, SD1, रिपीट कर रहा हूं, PD1 बताया है 7,700,000, PD2 बताया है 9,900,000, SD1 150,000 1.5 लाख, और SD2 280,000 2,80,000। ये मैंने ये बता दिए। अब इसके बाद लिखिए, SDs provide services as follows. SDs provide services as follows. एक सवाल लिखवा रहा हूं, 15-20 मिनट लग जाएंगे। नहीं, बस सवाल लिखा रहा हूं। इसके लिए मैंने बताया है SDs provide support as follows. 2 way 1 way? 2 way. Simultaneous equation method यूज होता है।
साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड इज यूज्ड। ये टू वे बता दिया ना, अब इसके बाद बता रहा हूं कि साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड यूज होता है या रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन कर लें। साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड इस्तेमाल होता है। अभी तो सवाल चल रहा है यहां तक। अब इसके आगे लिखें टाइम यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ products A and B time used for production of product A and B is as follows. क्या मतलब है इसका? PD1 नहीं, इसका इस्तेमाल नहीं कह रहा, मतलब इसका क्या है? PD1 में जितनी मेहनत होती है उसमें से 30% टाइम A बनाने में लग रहा होता है, 70% टाइम B बनाने में लग रहा होता है। PD2 में जितनी मेहनत होती है उसमें से 55% टाइम A बनाने में लग रहा होता है और 45% टाइम B बनाने में। ये इसलिए दिया हुआ। अभी चल रहा है सवाल। बजटेड प्रोडक्शन है A 10,000 यूनिट्स और B 6,000 यूनिट। A की बजटेड प्रोडक्शन है 10,000 यूनिट्स और B की 6,000 यूनिट्स। ज्यादा लेंथी तो नहीं हो गया सवाल? रिक्वायर्ड है क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर, मजाक कर रहा हूं, मजाक कर। रिक्वायर्ड है OAR पर यूनिट, क्रेडिट सेल्स नहीं है, OAR पर यूनिट फॉर A एंड B, OAR पर यूनिट फॉर A एंड B, फुल स्टॉप। तो ये वाला सवाल हुआ कैसे? अभी लिखवाया तो यही होगा, और दो प्रोडक्ट्स हैं और दो डिपार्टमेंट।